का दिल छू लेने वाली कहानी। अवनी पूरी तरह से तैयार होकर अपनी भाभी के कमरे में बैठी थी। आज पापा जी ने काफी कड़ाई से कह दिया था कि वे ऐसे रंग की साड़ी पहने जो उसके रंग को और निखार दे। पिछली बार जब लड़के पक्ष वाले आए थे तो उसे साधारण सलवार सूट में ही दिखा दिया गया था, जिस पर लड़के ने साफ इनकार कर दिया था कि अवनी थोड़ी भारी भरकम लग रही है। अवनी आ गए क्या? भाभी मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। ये सुनकर अवनी का दिल जोर से धड़क उठा और चेहरे पर उदासी गहरी हो गई, क्योंकि यह तीसरी बार था जब उसे इस तरह से सजा सवार कर रिश्ता देखने वालों के सामने पेश किया जा रहा था। घर का माहौल तनावपूर्ण था। दादी ने गणपति बप्पा से मन्नत मांगी थी कि अगर आज उनकी पोती का रिश्ता तय हो गया तो वे 1.25 मन लड्डू बांटेंगी। वहीं माँ ने साईं बाबा का व्रत शुरू कर दिया था और दादी ने पिछले सोमवार से अवनी से भी 16 सोमवार के उपवास करवाने शुरू करा दिए थे। लड़का देखने में तो थोड़ा गहरा रंग और हट्टा कट्टा था, पर कमाई अच्छी थी। जब लड़के की तस्वीर देखकर माँ और अवनी की छोटी बहन ने नाक भौं सिकोड़ी तो दादी ने डांटते हुए कहा, लड़के कैसे भी हों, रंग रूप या शरीर से क्या फर्क पड़ता है, बस संस्कारी हों और कमाई करें, यही काफी है। ये सुनकर अवनी के मन में एक ही सवाल खोंधा, वह भी तो पढ़ी लिखी सुसंस्कृत लड़की है, फिर क्या वे खराब है? आखिर क्यों समाज ने लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग पैमाने तय कर रखे हैं? लड़के की माँ और बहन भी आई थी, जो बातचीत में तो चुस्त थी और शकल सूरत से साधारण सी ही लग रही थी। उन्हें देखकर घर वालों की सांस में सांस आई कि शायद ये लोग ज्यादा खूबसूरती की उम्मीद नहीं रखते तो अवनी को भी मंजूर कर लेंगे। पानी पीने के बाद सभी ने भरपेट नाश्ता किया और मिठाई शहर के मशहूर हलवाई के यहाँ से मंगवाई थी। अवनी अंदर ही अंदर बेचैन थी। दादी पापा से कह रही थी, किसी भी तरह ये रिश्ता पक्का कर दो, अगर हमारे सिक्के में ही खोटा है तो परखने वालों का क्या दोष। अवनी को ये खोटा सिक्का कहना इतना बुरा लगा कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? दीदी में क्या कमी है? हर काम में तो वे कमाल है। फिर भी छोटे भाई आर्यन ने नाराजगी से कहा, अरे चुप रहे, तू क्या किसी भारी भरकम या सांवली लड़की से शादी कर लेगा? अगर दीदी जैसी मिली तो जरूर करूँगा, आर्यन ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। बस कर, यहाँ से हट, दादी ने उसे डांट दिया। वे बड़बड़ाता हुआ चला गया। दादी ने लाठी दीवार से टकराई और पापा से कहा, ये रिश्ता किसी भी हाल में होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेरी भतीजी, जो उसी शहर में रहती है और लड़के की दूर की रिश्तेदार भी है, ने ये नाता जोड़ा है। हाँ माँ, पर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। लड़के वाले तो खूब भाव बढ़ा रहे हैं। आजकल सबके रेट तय हैं, पता नहीं ये समाज कहाँ जा रहा है। पापा ने चिंतित स्वर में कहा, आज तो बड़ी बातें बना रहे हैं, पर विशाल की शादी के समय तूने भी बहू के घर वालों से खूब मोल भाव किया था, भूल गया? वे तो सुंदर भी थी। अरे माँ, पुरानी बातें क्यों खोद रही हैं? अगर पुराने पापों से डर लगता है तो ऐसे फैसले क्यों लेते हो? सुधा देवी ने कड़कते हुए कहा। सुधा, तुम भी ना, मैं तो परेशान हूँ। हाँ, सबको अपनी चिंता ही बड़ी लगती है। लड़की का पिता बनते ही मजबूरी और लड़के का पिता बनते ही ठाठ, वारे समाज। दादी अब और तेज हो गई। तभी सुधा देवी ने दोनों को शांत किया। दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख, लड़के वालों को थोड़ा लालच दे दे, उनकी उम्मीद से 1-2 लाख ज्यादा दे, तभी काम बनेगा। हाँ, आर्यन की शादी में वसूल कर लेंगे। सुधा देवी ने पति पर कटाक्ष किया। ये सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। पापा, वे लोग अवनी को बुला रहे हैं, विशाल ने अंदर आकर बताया। अगर इस बार भी अवनी को नापसंद कर दिया तो पूरी बिरादरी में हंसी होगी। दादी ने चिंता जताई। अवनी की घबराहट और बढ़ गई थी। वे बेहद असहज महसूस कर रही थी। भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मुझे भी डर लगा था जब मेरा रिश्ता। हाँ, अब पुरानी बातें मत सुनाओ, जाओ इसे लेकर। दादी ने भाभी की बात बीच में ही रोक दी। अवनी सिर झुकाए चुपचाप जाकर बैठ गई। सर्दी के दिन थे, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। सभी उसे घूर रहे थे और आपस में इशारे कर रहे थे। रिश्ता देखने आई महिलाएं मानो इंटरव्यू लेने वाली बन गई थी। सबसे पहले उन्होंने रसोई के कामों पर सवाल किया।
कौन सी डिश बनाना आती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, यहाँ तक कि कंप्यूटर, ढोलक, डांस, हारमोनियम और तबले तक हर कौशल के बारे में पूछा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहू नहीं कोई मशीन या नौकरानी चाहिए। लड़के का चेहरा थोड़ा सख्त लग रहा था। वैसे भी वह पहले से ही गंभीर स्वभाव का था, अब तो और भी कठोर हो गया था। अरे भाई, मिठाई बांटो आनंद जी, अपनी पसंद आ गई है। दादी की भतीजी ने हंसते हुए सबकी ओर देखकर कहा, देखिए, हमने कहा था कि आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए रिश्ता मान रहे हैं, पर तय राशि में थोड़ा इजाफा कर दीजिए। हमारे बेटे के लिए तो कई अच्छे प्रस्ताव आ रहे थे। बैंक में नौकरी है, समझ रहे हैं ना? लड़के के पिता ने बिना संकोच कहा। हाँ हाँ, आपकी हर बात मंजूर है, पापा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आखिरकार अवनी की शादी तय हो गई। पापा ने जमा पूंजी खर्च कर दी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि लड़की सुंदर नहीं है, इसलिए इतना खर्च किया जा रहा है। भाभी बाहर आइए, आपसे मिलने कोई आए हैं। भैया के दोस्त देवांश और उनकी पत्नी प्रिया। छोटी ननंद तृप्ति ने अंदर आकर कहा। अवनी की तंद्रा टूटी। वे तुरंत उठी और साड़ी संवारने लगी। भाभी, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाइए। प्रिया भाभी बहुत खूबसूरत हैं। तृप्ति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। यह सुनकर अवनी को अजीब सा लगा। पूरा घर दहेज के सामान से अटा पड़ा था। अवनी का दिल दुखी हुआ कि उसके पिता ने मेहनत की कमाई यहाँ उड़ेल दी और यहाँ का माहौल इतना भारी था जैसे कोई खुश नहीं था। अभी पिछले महीने ही उसने बैंक की परीक्षा दी थी, रिजल्ट आना बाकी था। वे सोच रही थी कि आगे क्या होगा। खैर, वे तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसकी सास ने पहले ही बात शुरू कर दी थी। देखो, हमारी बहू तो थोड़ी सांवली है। तृप्ति तो कहती थी कि प्रिया भाभी जैसी बहू लाऊंगी, पर बात बनी नहीं। शायद इन्हीं का आना यहाँ लिखा था। सास ने अवनी की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे माधवी, तुम? प्रिया ने हैरानी से अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अवनी भी मुस्कुराते हुए उससे गले मिल गई। सभी दंग रह गए। तुम इन्हें जानती हो? देवांश ने हैरानी से पत्नी से पूछा। हाँ भाई, M.Com मैंने और माधवी ने एक ही कॉलेज से की है। बस। बस क्या? सभी एक साथ बोले। ये तो टॉपर थी और मैं बस पासिंग मार्क्स लाती थी। और देखो, इतना सुंदर नाम छोड़कर माधवी क्यों रख लिया? प्रिया ने हंसते हुए कहा। अवनी ने बस मुस्कुरा दिया। ससुराल वालों की इच्छा थी कि अवनी पुराना लगता है, इसलिए नाम बदल दिया गया था। कई बार तो जब कोई पुराने नाम से बुलाता तो वह भूल जाती कि जवाब देना है या नहीं। तभी लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। हाँ भाभी, आपका फोन है, तृप्ति ने आवाज लगाई। हाँ भैया, नमस्ते। क्या? सच में? मैं बहुत खुश हूँ भैया। अवनी की आवाज गूंज उठी। मैं भूल गई कि वह आप ससुराल में है। सभी चौंक गए। क्या बात है? ससुराल में रहने का थोड़ा तमीज भी रखो ना। ये सुनकर प्रिया भी सहम गई। वो माँ जी, मेरा बैंक में चयन हो गया, भैया बता रहे थे। अवनी ने संयम से कहा। अच्छी बात है, इसमें इतना उछलने की क्या बात है? यहीं ज्वाइनिंग करवा लो, सुबह काम निपटा कर चली जाना। सास ने फिर नाक मुंह सिकोड़ी। जी ठीक है, बधाई हो अवनी। ओह माफ करना माधवी, आखिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही गई, प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। सुबह से कमरे से बाहर ना निकलने वाला कबीर यानी उसका पति भी आकर बैठ गया। हाथ में लड्डू थे, इतना भारी दहेज मिला था और ऊपर से एक कमाऊ घर गृहस्थी में निपुण पत्नी। बस ताने मारने के लिए उसका रंग रूप रह गया था। लेकिन अवनी ने अब मन ही मन ठान लिया था कि हर ताने का जवाब सटीक देगी। अगर वह इतनी ही खराब थी तो ये लालची लोग शादी क्यों करते? उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। वे अब हर सवाल का दमदार जवाब दे रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल उन तिरस्कारों से भरा हुआ था जो उसे जीवन भर सहने पड़े थे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।